जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी इन्वायरमेंट की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस 11वीं वीडियो को। इससे पहले आपको बता दें 10 वीडियोस आ चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन करके इन सभी PDF को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कल पूछे गए प्रश्न के साथ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कल के प्रश्न के साथ। कल हमने आपसे पूछा था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है। ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री देशा जो है अक्षांशीय रेखा है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं ये हमारे लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो राज्यों का क्रम है वो है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इन 8 राज्यों को याद करने की एक बहुत पुरानी ट्रिक है, आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगी। तो एक बार उस ट्रिक को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो इन 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक है वो यहाँ पर मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपने कभी ना कभी इस ट्रिक को जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर मित्र से आपका हो जाता है मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, पर से हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गमछा से हो जाता है गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, और झाड़ से हो जाता है यहाँ पर झारखंड। तो ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ट्रिक को नोट भी कर सकते हैं यदि पहली बार इसे सुन रहे हैं तो। ठीक है, बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप वर्ग 3 की, MP पुलिस की, MP TT वर्ग 3 की, CTET की या फिर किसी भी एग्जाम की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप परीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी को और भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर उपलब्ध किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को या फिर वीडियो कोर्स को परचेस करते हैं तो अब आप हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 के जरिए 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारा प्रोमो कोड है SOFTGOV50, इसे आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है या फिर ये सभी होते हैं। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाला जो प्रदूषण है वो है हमारा कौन सा, जल प्रदूषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जल प्रदूषण कीटनाशकों के प्रयोग से होता है, क्योंकि जो कीटनाशक है उसका छिड़काव खेतों में किया जाता है और जैसे ही बरसात होती है तो जो कीटनाशक होती है वो बरसात के पानी के साथ बहकर नदी में, नालों में होते हुए यह समुद्र तक जाता है और इस प्रकार से जो जल प्रदूषण है वो सर्वाधिक होता है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से। ठीक है, तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं। अब धातुमय प्रस्तर क्या है, तो प्रस्तर का जो अर्थ होता है, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो जो पत्थर है धातुमय पत्थर होता है। तो ये होता है कौन सा, अयस्क। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अयस्क होता है तो कोई भी धातु का जब उत्पादन किया जाता है, चाहे आपका लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी धातु हो, सभी धातुओं का उत्पादन अयस्क से किया जाता है। ठीक है, पत्थर से, पत्थर में सभी धातुएं पाई जाती हैं और इन्हें अलग करने की, धातुओं को अलग करने की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से उस अयस्क से उस धातु को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये धातुमय प्रस्तर क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है
किसी जगह के फ्लोरा एवं फना क्या सूचित करते हैं? किसी जगह के फ्लोरा एवं फना क्या सूचित करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर ऑप्शन डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह के फ्लोरा, सबसे पहले तो फ्लोरा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पति जगत को इसमें सम्मिलित किया जाता है। सभी पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से फ्लोरा बोला जाता है, ठीक है। और फना का मतलब क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र विशेष में या फिर काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों को, जंतुओं को सम्मिलित रूप से फना कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों परिभाषा आपको फ्लोरा एवं फना की याद रखनी है। और यहाँ पर जो फ्लोरा एवं फना सूचित करते हैं तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? जल मंडल में पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, या फिर प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं यह पृथ्वी के किस मंडल में पाए जाते हैं? तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी स्थल मंडल में पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं यह स्थल मंडल पर उगते हैं, जो पृथ्वी की सतह होती है सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ऐसे प्राणी जो किसी मरे हुए जीव जंतुओं पर उनके मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर, या फिर ओमनिओवर। तो फिर इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऐसे जीव जंतु जो कि अपने जीवन का निर्वाह करते हैं किसी मृत जीव जंतुओं को खाकर, तो उन्हें हम बोलते हैं स्कैवेंजर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इन जंतुओं में जो शामिल किए जाते हैं ये कौन होते हैं? जैसे आपका भेड़िया हो गया, लकड़बग्घा, गिद्ध आदि जो जंतु होते हैं वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तो ऐसे जंतु हम स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? नेचुरल क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो सीएनजी मतलब होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में हम इसे बोलते हैं संपीड़ित नेचुरल गैस। क्या होती है ये संपीड़ित नेचुरल गैस? तो जब कोई भी प्राकृतिक गैस है जैसे कि आपके मीथेन, ईथेन या फिर प्रोटेन, तो ये जो गैस होती है उसे संपीड़ित करके, मतलब इसका जो आयतन होता है आयतन को बहुत ही इस पर इतना दबाव डाला जाता है कि उस आयतन को बहुत कम कर दिया जाता है, उसे संपीड़ित कर दिया जाता है, ठीक है, कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। तो ये हमारी बन जाती है सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी का जो सीएनजी संक्षिप्त रूप है, तो सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए हुए हैं। महासागर जो है पृथ्वी की कितनी जगह को आवृत किए हुए हैं? पृथ्वी के कितने प्रतिशत जगह पर जो है महासागर पाए जाते हैं, ठीक है। तो महासागर जो पाए जाते हैं पृथ्वी की, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 75%। पृथ्वी के 75% में महासागर पाए जाते हैं, मतलब 3/4 भाग जो है महासागरों से घिरा हुआ है पृथ्वी का, और जो महाद्वीप है हमारे वह पृथ्वी के मात्र 1/4 भाग पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। भारत में या फिर किसी दूसरे देशों में यदि प्रदूषण रोकने के लिए कोई नियम बनाया जाता है तो वो सबसे पहले किसका प्रयोग रोकेगा, ठीक है? कागज का, प्लास्टिक का, नायलॉन का, या फिर चमड़े का। तो इसका जो हमारा सही आंसर होना चाहिए प्लास्टिक का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में या फिर किसी भी देश में प्रदूषण रोकने के लिए यदि कोई नियम बनाया जाता है तो वहां पर सबसे पहले प्रयोग रोका जाएगा प्लास्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम या फिर ताप के सर्वोच्च स्तर को दर्शाने वाला यहाँ पर कौन सा पैमाना है ये आपको बताना है। तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन, या फिर ये सभी। तो जो परम तापक्रम पैमाना जिसे माना जाता है वो केल्विन है, ठीक है। केल्विन की यदि सेल्सियस से इसकी तुलना की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यहाँ पर हम मान सकते हैं 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 डिग्री केल्विन होता है। और यह माना जाता है कि कोई भी वस्तु -273 डिग्री केल्विन से अधिक ठंडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये होता है
परम तापक्रम पैमाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो यह मापा जाता है डेसिबल में, डी, ठीक है, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। और 80 डेसिबल से ऊपर की यदि कोई ध्वनि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण, उसे फिर मान लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, आप आज की वीडियो में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लिखा हुआ है, खालिस्तान के लिए एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। खालिस्तान के लिए एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो आपने देखा होगा जो एक्वेरियम होते हैं जिसमें मछलियाँ तैरती हैं, ठीक है, तो उसमें जो पंप चलता है नीचे, हवा के जो बुलबुले उसमें उठाए जाते हैं, वो किस लिए, उसका क्या प्रयोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन देने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है एक्वेरियम की सुंदरता या फिर शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अधिक ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन चूंकि एक्वेरियम में अधिक संख्या में जो मछलियां होती हैं, कितनी भी मछली होती हैं, उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक होता है कि उस पानी में ऑक्सीजन को घुलने देना। तो इसके लिए जो उसमें पंप चलाया जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में, ताकि घोला जा सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि 11 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है, कोरोना वायरस सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट में 100% चांसेस है आने के। ठीक है, तो कोरोना वायरस कहाँ पाया गया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? सिंगापुर में, चीन में, थाईलैंड में, या फिर म्यांमार में। तो दोस्तों, यदि आप इसके साथ में ये जानकारी दे सकते हैं कि यह कहाँ पर पाया गया, कौन से शहर में पाया गया, किस तारीख को वहाँ पर पहला मरीज इस कोरोना से पीड़ित मिला, या फिर भारत में सर्वप्रथम कोरोना का मरीज कब मिला, यहाँ पर जितनी भी जानकारी आप इससे संबंधित जुड़ा सकते हैं वो जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर उत्तरमाला भी, यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, तो वहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके इन सभी पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।